नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हो, हमने जो एनसीईआरटी की जो सीरीज़ शुरू की है, उसमें अगर हम देखें तो जो हम 8th क्लास तक, 6th 7th और 8th क्लास तक हम अपनी हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर देखें तो हमने ज्योग्राफी भी लगभग लगभग कवर कर ली है। अगर हम देखें तो जो 8th क्लास का जो चैप्टर हम 3 है, 3 चैप्टर तक हम देख चुके हैं। और जो आज ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, और ये मतलब देखें तो सेकंड पार्ट है। ये क्लास 8 का जो ज्योग्राफी का ये सेकंड पार्ट है। अगर देखें तो आज बिल्कुल ये जो ज्योग्राफी भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में अगर देखें तो कल से हम जो सिविक्स है वो शुरू करेंगे। कल से सिविक्स देखने वाले हैं बिल्कुल हम अच्छे से ही। जिस प्रकार ये नोट्स हमने बनाए हैं, तैयार किए हैं बिल्कुल अच्छे से मेहनत करके, उसी प्रकार हम जो है सिविक्स के भी मेहनत करके अच्छे से नोट्स बनाकर आपको प्रोवाइड कराएंगे। और उसके बाद में क्या है, 9th और 10th को देखेंगे। और अगर देखें तो इससे भी एक तरीके से बेटर से जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या है कि मैराथन लाएंगे अभी हम 6th 7th और 8th तक, बिल्कुल जो अपनी तैयारी, जिससे क्या है उनकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलो आइए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं जो चैप्टर नंबर हमारा 4 है, जिसका नाम है उद्योग। देखेंगे इसके बारे में अभी। तो देखते हैं इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। तो इसमें हम सीखने वाले हैं, देखेंगे उद्योगों का वर्गीकरण, कि उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, औद्योगिक तंत्र क्या है, और देखिए लोहा इस्पात उद्योग, जमशेदपुर और क्या है पिट्सबर्ग, इनके बारे में हम क्या है इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम उद्योग के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, देखो जैसा कि हमने जो 3 प्रकार की क्रियाएं हैं वो पढ़ चुके हैं हम अच्छे से। हमने देखा प्राथमिक क्रिया कौन सी है, द्वितीय कौन सी है और तृतीय कौन सी है। तो ऐसे ही हमने अगर देखा तो जब हम सेकंड क्रियाएं पढ़ रहे थे, जो द्वितीय क्रियाएं पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा कि जो उद्योग है जहाँ पर विनिर्माण का कार्य होता है, वो हमारी कौन सी क्रिया है, वो द्वितीय क्रिया है। तो अब देखें तो क्या है, जो उद्योग हमारी द्वितीय क्रिया या क्या है, विनिर्माण की क्रिया है। द्वितीय क्रिया विनिर्माण की क्रिया है। इसमें कच्चे माल को लोगों के लिए क्या है, अधिक मूल्य के क्या है उत्पादन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि हमने पहले बताया था आपको, जब हम क्रियाएं पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या है, जो कच्चे माल को बहुमूल्य बनाकर और उसे क्या है एक तरीके से बहुमूल्य परिवर्तित कर दिया जाता है और एक तरीके से फिर बाजारों में पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार क्या है, उद्योग हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से विनिर्माण या हमारी द्वितीय क्रिया हो जाएगा। देखेंगे उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है यहाँ पर। तो देखेंगे किस किस प्रकार क्या है उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। देखें तो क्या है औद्योगिक का वर्गीकरण, देखो कच्चे माल, आकार और क्या है स्वामित्व के आधार पर क्या है इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो अगर देखें मुख्य रूप से क्या है 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले अगर देखें तो हम कच्चे माल के आधार पर देखेंगे कि उद्योगों का किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है कच्चे माल के आधार पर। तो देखें कच्चे माल के आधार पर क्या है उद्योग, इसमें भी क्या है अलग अलग टाइप हो जाएंगे। कृषि आधारित उद्योग अलग है, देखें तो खनिज आधारित उद्योग अलग है, समुद्र आधारित उद्योग अलग है और वन आधारित उद्योग ये अलग है। तो अगर देखें तो कच्चे माल के आधार पर भी क्या है इन टाइप्स में हम इन्हें डिवाइड कर लेंगे। देखें तो देखो दोबारा से देखें, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग, ये भी हमारे कच्चे माल के आधार पर क्या है इन्हें भी वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अभी, तो सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग देखेंगे। तो देखो कच्चे माल के रूप में वनस्पति, यहाँ पर देखें तो कच्चे माल के रूप में क्या है, वनस्पति है और जंतु है, ये आ जाएंगे हम जो हमारे एक तरीके से कृषि आधारित। इसमें अगर देखें फसलें भी आती हैं। तो उससे क्या है, अगर एग्जाम्पल देखें जैसे खाद्य मतलब संसाधन, जो भी हम खाने के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, आपको पता है सभी के सभी क्या है वो कृषि आधारित ही होते हैं। उन्हें पैदा ही किया जाता है, लगभग लगभग कुछ भी लगा लो आप। तो ऐसे करके क्या है जो हमारे खाद्य संसाधन है वो सभी के सभी क्या है वो हमारे कृषि आधारित उद्योग है। अगर देखें इसी के अंतर्गत आते हैं। वनस्पति जो तेल है, जो तेल निकाला जाता है वनस्पति वाला, जो वो किस में आ जाएगा, वो भी हमारा कृषि आधारित में आएगा। सूती वस्त्र, जो हम सूती वस्त्र बनाते हैं, आपको पता है जो कपास से बनता है, तो कपास में क्या है प्राथमिक क्रिया है, देखेंगे तो कृषि आधारित ही है ये उद्योग। तो इसमें जो कच्चा माल आता है वो कृषि से ही आता है।
या और देखेंगे और क्या है, चर्म उद्योग। देखेंगे जो चमड़े से उद्योग बनाए जाते हैं, सॉरी जो चमड़े से जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो भी अगर देखें तो वो भी किससे आ जाएंगे, हमारे कृषि आधारित उद्योग है। क्योंकि अगर देखें तो पशुओं को पाला जाता है और उन्हें एक तरीके से क्या उनकी जो खाल है वो उतार कर क्या है, जो उसकी जो चमड़ी है वो उतार कर क्या है उससे उद्योग मतलब किए जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं कंपनी फैक्ट्रियों में। तो ये भी देखें तो हमारा कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। देखिए खनिज आधारित उद्योग देखेंगे, जो हमारा हमारा क्या है सेकंड पॉइंट था जो इसी में। तो देखें खनिज आधारित उद्योग, इसमें क्या है, ये प्राथमिक उद्योग है। अगर देखें जो खनिज है यहाँ पर अगर देखें जो प्राथमिक का मतलब ये क्या है, ये सभी जो उद्योग है उसका मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है खनिज, इसलिए क्या है उसे प्राथमिक उद्योग कहा गया। कच्चे माल के रूप में क्या है, खनिज अयस्क। अगर देखें इसमें जो कच्चा माल है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, खनिज अयस्क है। खनिज अयस्क मतलब जो वो धरती से निकाला जाता है वो अयस्क के रूप में है, अभी उसे शुद्ध नहीं किया गया है, तो इसलिए क्या है वो अभी अयस्क है, वो कच्चा माल है हमारे लिए। और ये क्या है, सभी उद्योगों का क्या है आधार है, सभी उद्योगों का आधार है। अगर देखेंगे इसमें एग्जाम्पल लें तो भारी मशीनें हैं, रेल के डिब्बे हैं, और क्या है भवन निर्माण की जो सामग्री है, ये खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अगर देखें तो समुद्र आधारित उद्योग देख लेते हैं। तो इसमें कच्चा माल क्या होगा, इसमें होगा सागर और महासागरों से प्राप्त जो उत्पाद हैं, जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं सागरों और महासागरों से, तो इसमें ये आ जाएंगे। अगर देखें इसमें एग्जांपल लेते हैं, समुद्री खाद्य संस्करण, जो एक तरीके से क्या है खाद्य संस्करण, जो हमारे खाने की जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे जो ज़्यादातर जो मछली पकड़ी जाती है उनसे ही बनाए जाते हैं, और क्या है जो मछली का जो तेल निकाला जाता है मत्स्य तेल, ये इसके क्या है समुद्र आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं ये। देखिए नेक्स्ट हमारा वन आधारित उद्योग, मतलब हम जो भी हमारा जो वनों से जो जो चीज़ें प्राप्त होती हैं और उन्हें क्या है हम उद्योगों में ले जाकर उनका रूप बदल देते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा वन आधारित उद्योग के अंतर्गत। अगर देखिए इसमें कच्चा माल क्या है, तो उसमें है वनों से प्राप्त उत्पाद है, जो भी है हमारे पास वो कच्चा माल है। देखेंगे जैसे हम कागज़ बनाते हैं तो उसके लिए क्या है लुगदी कहाँ से प्राप्त करते हैं हम, तो लुगदी प्राप्त करते हैं हम कहाँ से, लकड़ी से। और लकड़ी से जो जो लकड़ी है वो कहाँ से आती है, जंगल से। तो इस प्रकार क्या है हमारी जो लुगदी प्राप्त होगी कहाँ से होगी, वो हमें जंगल से प्राप्त होगी। देखिए तो उसके बाद में क्या है उससे कागज़ बनाया जाता है। और देखेंगे तो औषधि रसायन है, जो कुछ रसायन है जो मतलब अगर देखें तो कुछ जड़ी बूटी हैं जो क्या है जंगलों से प्राप्त होती हैं वो। और देखेंगे फर्नीचर तो आपका है जो लकड़ी से एक तरीके से देखिए तो फर्नीचर बनाया जाता है। तो इस प्रकार के जो उद्योग है जैसे कागज उद्योग, औषधि उद्योग और देखें तो फर्नीचर उद्योग, ये सभी के सभी देखेंगे तो हमारे वन आधारित उद्योग ही हैं। जैसे हमने इससे पहले देखा था समुद्र आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, वो हमारे देखिए जो समुद्र जो जीव होते हैं उन्हें पकड़कर जो खाद्य सामग्री बनाई जाती है, तो समुद्री खाद्य संस्करण प्रसंस्करण ये हमारा समुद्री आधारित उद्योग है। और मत्स्य जो तेल निकाला जाता है मछलियों से, वो भी हमारा समुद्र आधारित उद्योग है। तो इस प्रकार हमने देखें। नेक्स्ट देखेंगे अभी अब देखें तो ये हमारा हो चुका है। अब देखेंगे हम आकार के आधार पर उद्योग किस प्रकार बांटे गए हैं कि आकार, अगर यहाँ पर आकार देखें तो यहाँ बड़े से नहीं है, यहाँ पर अगर देखें तो आकार के यहाँ से तात्पर्य है कि निवेश की गई पूंजी, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब कितनी पूंजी निवेश की गई है। अब देखेंगे नियोजित लोगों की संख्या कि उस उद्योग में कितने लोग लगे हुए हैं, ज़्यादा है या कम है। उत्पादन की मात्रा मतलब कितना वहाँ से उत्पादन हो रहा है। और देखेंगे आकार के आधार पर उद्योगों को क्या है दो भागों में बांटा जा सकता है। अगर देखें तो आकार को हमने जान लिया, तो आकार क्या है, किसी में ज़्यादा लोग हैं किसी में कम लोग हैं, किसी में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है किसी में कम हो रही है, तो किसी में लोगों की संख्या ज़्यादा है तो किसी में कम है, किसी में मैंने आपको बताया कि जो पूंजी है वो ज़्यादा निवेश की जा रही, किसी में कम निवेश की जा रही। तो इसी प्रकार देखें तो जो आकार के आधार पर क्या है इन्हें दो भागों में बांट लिया गया है। एक तो लघु मतलब आकार के उद्योग, एक है वृहद मतलब बड़े आकार के उद्योग। ऐसे जाने आप कि छोटे उद्योग और बड़े उद्योग। लघु उद्योग के बारे में जानेंगे, लघु आकार के उद्योग जिन्हें हम कुटीर या घरेलू उद्योग भी कहते हैं। ये देखेंगे इनमें क्या है दस्तकारों के द्वारा क्या है उत्पादकों का निर्माण किया जाता है। देखिए तो यहाँ पर जो घर में ही या छोटी छोटी दुकानें लगाकर जो करते हैं काम, उन्हें एक तरीके से हम लघु उद्योग कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखेंगे इसके एग्जांपल देखेंगे, जैसे टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये एक तरीके से आ जाएगा हमारा लघु आधारित उद्योग में। नेक्स्ट देखेंगे जो बड़े उद्योग हैं उन्हें देखेंगे वृहद आकार के उद्योग। यहाँ पर अगर देखें
तो यहाँ पर देखो बड़ी मात्रा में वस्तु का उत्पादन करते हैं, बड़ी मात्रा में वस्तु का उत्पादन होता है, पूंजी का निवेश अधिक होता है, और क्या है यहाँ पर जो बड़ी बड़ी मशीनें जो प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती हैं, तो बड़ी बड़ी मशीनें और एक तरीके से हाई टेक्नोलॉजी कहें तो ऐसी मशीनों को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। देखिए तो यहाँ पर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल, जैसे अगर गाड़ी वगैरह जो बनती है ऑटोमोबाइल, और क्या है जो भारी भारी मशीनें बनती हैं वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, वृहद या बड़े आधार मतलब आकार के उद्योगों के अंतर्गत। देखें अब देखेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योग। तो स्वामित्व के आधार पर देखें तो देखो स्वामित्व के आधार पर क्या उद्योगों का क्या है, को क्या है, निजी क्षेत्र, राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और क्या है सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अगर देखें तो ये आ जाएंगे हमारे सभी के बारे में जानेंगे अभी बिल्कुल अच्छे से ही। देखें तो सबसे पहले देखेंगे निजी, जो पर्सनल कोई व्यक्ति का हो सकता है। इसमें क्या है जो संचालक होता है, अगर देखें जो कंपनी का अगर मालिक कहें तो जो संचालक है मालिक जो होता है वो कौन है, वो या तो एक व्यक्ति हो सकता है या व्यक्तियों का समूह, मतलब एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, इसमें ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे जो सार्वजनिक है, इसमें क्या है जो संचालक होते हैं, जो ये कैसी कंपनियां होती हैं, ये होती हैं सरकार की कंपनियां। जो सार्वजनिक क्षेत्र वाली जो उद्योग हैं वो कैसे हैं, वो सरकारी उद्योग हैं अगर कहें तो। जैसे है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक जैसे गवर्नमेंट एक कंपनी है। नेक्स्ट है संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त मतलब अगर वर्ड से पता चल रहा है कि दो व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर व्यक्ति कौन है, एक तो हो जाएगी सरकार और एक हो जाएगा कोई व्यक्ति। देखें तो राज्य और व्यक्तियों अथवा क्या व्यक्ति समूह के मतलब इस समूह इसमें क्या है भूमिका निभाते हैं। देखें एक तो राज्य हो गया और एक हो गया कौन, एक कोई पर्सनल व्यक्ति, जैसे मारुति कंपनी है। अगर संयुक्त उद्योग समझ में आया तो दोबारा से देखो एक बार कि क्या है। यहाँ देखें तो राज्य हो गया, जैसे अगर देखें हरियाणा है, यूपी है, पंजाब है या उत्तराखंड कोई भी हो सकता है, या अगर देखें झारखंड है, तो इन एक राज्य हो गया। और उसके बाद में क्या है कोई पर्सनल व्यक्ति, जैसे अंबानी है या टाटा है, इनमें से कोई व्यक्ति, तो दोनों मिलकर चला रहे हैं उस उद्योग को, उसे कहते हैं संयुक्त उद्योग। नेक्स्ट देखेंगे सहकारी उद्योग। इसमें सहकारी का अगर देखें तो ये भी सिंपल है। इसमें अगर संचालक कौन होता है, संचालक अगर देखें जो कच्चा माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों जो पूर्ति करते हैं। अगर देखें जैसे कोई कपास उगा रहा है, जिसने अगर देखें उसका बहुत बड़ा फार्म है, 100-200 एकड़ की ज़मीन है, अगर देखें उसमें अपने कपास उगाई है, तो क्या करता है अपनी स्वयं ही फैक्ट्री लगा लेता है और किसी और को भी शामिल करना चाहे तो कर सकता है। तो इस प्रकार के अगर देखें तो यहाँ पर देखेंगे ये हो सकते हैं या कामगारों अथवा क्या दोनों द्वारा। अगर देखें जो काम कर रहे हैं, जैसे जिसने ठेका लिया है ऐसे लगाओ आप, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार के उद्योगों को हम सहकारी उद्योग कहते हैं। ये हो गया हमारा कौन कौन से सभी टाइप्स हो गए हैं हमारे जो उद्योगों के जो कितने प्रकार के उद्योग हैं, ये स्वामित्व के आधार पर ये भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट अगर देखें तो उद्योगों को क्या है प्रभावित करने वाले कारक, जो हमारे जो उद्योग हैं उन्हें क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं ये जान लेते हैं। अगर इसे हम चार्ट में देखें तो बहुत अच्छे से दे रखा, देखो ये कि जो उद्योग हैं उन्हें कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं। सबसे पहले है कच्चा माल। अगर जहाँ पर देखें, जहाँ पर जिस भी कंपनी को कच्चा माल अच्छे से मिले और सस्ते में मिले तो वहाँ कंपनी लगा सकते हैं। देखें अगर जहाँ कच्चा माल ही नहीं है तो वहाँ पर कंपनी फिर लगाने एक तरीके से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दूर से कच्चा माल लाया जाएगा जिसमें क्या है लागत मतलब अधिक लगेगी। तो इस प्रकार क्या है जहाँ पर अच्छा और सुलभ एक तरीके से आसानी से कच्चा माल मिल सके वहीं पर कंपनी ज़्यादा लगाई जाती हैं। दूसरा है विद्युत। अगर मान लो जहाँ पर बिजली है ही नहीं तो वहाँ पर किस प्रकार एक तरीके से हम उद्योगों को चलाएंगे। जहाँ पर अच्छी प्रकार से अगर देखें बिजली है तो वहाँ पर अच्छे से बिल्कुल बिजनेस हम चला सकते हैं। दूसरा अगर देखें इसमें भूमि देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर भूमि देखें तो भूमि भी एक तरीके से यहाँ पर अहम भूमिका निभाती है। मानो कि जो भूमि है वो ऊबड़ खाबड़ है तो वहाँ पर क्या है हम किस प्रकार से एक तरीके से उद्योग लगा सकते हैं। तो भूमि अगर समतल रहेगी तो वहीं पर एक तरीके से क्या हम उद्योग लगा सकते हैं। और देखें परिवहन मतलब अगर जो सामान है या कच्चा माल है उसे क्या है हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना होता है। अगर परिवहन वहाँ पर उपलब्ध है तो वहीं पर एक तरीके से क्या है हम अपने उद्योग स्थापित कर सकते हैं। अगर परिवहन में दिक्कत है
मान लो पठारी क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर क्या है, जो उद्योग लगाना बहुत अगर देखें तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारी की सारी जो चीज़ें हैं पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे दुर्लभ क्षेत्रों में मुश्किल ही मिल पाती है। तो इसलिए जो सारी के सारी कंडीशनों को पूरा करते हैं वहाँ पर क्या है, वहीं पर ज़्यादातर उद्योग लगाए जाते हैं। देखिए संचार के माध्यम ये जो कम्युनिकेशन के माध्यम है, टेलीफोन वगैरह है या देखिए डाक है, तार है, ये सभी चीज़ें उपलब्ध हो, वहाँ एक तरीके से और अच्छा हो जाता है उद्योग को लगाना। श्रम अगर देखें मजदूर मिले जहाँ अच्छे से, जहाँ एक तरीके से हम पूंजी, ये तो है ही अगर देखें इंपॉर्टेंट सबसे, देखिए बाजार जहाँ एक तरीके से क्या है जो हमने प्रोडक्शन की है वहाँ जो उसे क्या है बाजार भी नज़दीक हो, जिससे क्या है उस सामान को हम पहुँचा सकें। एक तरीके से अगर देखें तो जल, तो एक तरीके से क्या है जल भी एक तरीके से आधारभूत है किसी उद्योग के लिए, क्योंकि अगर जल ही नहीं होगा तो एक तरीके से क्या है हम बिजनेस स्थापित नहीं कर सकते। अगर देखें जल के बारे में कि जल भी एक तरीके से यहाँ दो प्रकार के हैं, या तो खारा पानी है या मीठा पानी है। जहाँ पर मीठा पानी होगा, लवणीय जल होगा, वहीं पर एक तरीके से उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे एक तरीके से वो हो चुके हैं कि जो उद्योग को क्या है प्रभावित कर सकते हैं कारक, ये हमने जाने हैं। तो ये सारी चीज़ें देखें, जो कच्चा माल है, श्रम है, पूंजी है, बाजार है, जल है, विद्युत है, भूमि, परिवहन और क्या है संचार, ये सभी के सभी अगर देखें तो हमने अभी देखे हैं एक तरीके से चार्ट के माध्यम से। ये सभी क्या है कारक हैं जो किसको, उद्योग को प्रभावित करते हैं। देखिए लोहा इस्पात उद्योग, जो देखा हमने कुछ उद्योगों को देख लेते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, इसमें अगर देखें तो कच्चा माल कौन कौन सा लगता है, ये जान ले बिल्कुल जरूर कि इसमें कच्चा माल देखें तो लौह अयस्क है, कोयला है, चूना पत्थर है। ये एक तरीके से क्या है लोहे को शुद्ध करने में काम आते हैं। उसमें देखें तो कोयला का बिल्कुल बारीकी से चूर्ण में मिलाया जाता है। आधुनिक उद्योग का क्या है मेरुदंड, हम पहले जान चुके हैं, जो लोहा इस्पात उद्योग है जो आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड है। आप कोई भी बिजनेस फैक्ट्री या कुछ भी चलाओ आप, उन सभी में क्या है लोहे की ज़रूरत होती है। या तो मशीनें लोहे की होंगी या जो बिल्डिंग बनी होगी वो लोहे की होगी, कहीं ना कहीं अगर देखें तो लोहे का इस्तेमाल करते ही करते हैं। देखेंगे महत्वपूर्ण इस्पात क्या है उत्पादक केंद्र, इसमें महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं देखें तो जैसे भिलाई है, दुर्गापुर है, बर्नपुर है, जमशेदपुर है, और देखेंगे राउरकेला है और बोकारो है। ये सभी के सभी क्या है लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र हैं, जहाँ पर एक तरीके से यह उद्योग स्थापित हैं अभी। देखेंगे और भी हैं, जैसे भद्रावती और क्या है विजयनगर कर्नाटक में है, और क्या है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और क्या है सलेम या सेलम कहते हैं से, ये है तमिलनाडु। एक तरीके से आ जाएंगे हमारे कौन से, जहाँ पर औद्योगिक जो केंद्र है, जहाँ पर उद्योग स्थापित हैं। नेक्स्ट देखेंगे थोड़ा सा जमशेदपुर के बारे में जान लेते हैं। देखेंगे तो 1947 से पूर्व अगर देखें 1947 से पहले क्या है जमशेदपुर एकमात्र एक तरीके से देखिए जो टिस्को था, ये जो टिस्को एकमात्र कंपनी थी जो आज मतलब आज़ादी से पहले जो कंपनी थी। देखें ये है टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इसकी जो फुल फॉर्म हो जाती है याद रख लेना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो ये है निजी क्या है स्वामित्व में था आज़ादी से पहले। देखें तो ये क्या है एक तरीके से किसी व्यक्ति का पर्सनल था, मतलब टाटा का ही था अगर देखें। उसके बाद में क्या है इसे स्वतंत्रता के बाद क्या है सरकारी बना देता, इसे एक तरीके से सरकार ने खरीद लिया था। ये देखें तो जमशेदपुर टाटा के बारे में हो गया। देखेंगे जो टिस्को की स्थापना क्या है 1907 में हुई थी झारखंड में। देखेंगे तो इसका जो नाम था ये क्या था इसका नाम, पहले ये था साक्षी इसका नाम था, और नाम इसे बदलकर क्या है जमशेदपुर रख दिया है। जो साक्षी का नाम क्या है बाद में जमशेदपुर रख दिया था। उसके बाद देखें तो पिट्सबर्ग, ये भी है, ये कहाँ पर है, ये अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक तरीके से, जिस प्रकार हमारे यहाँ पर जमशेदपुर है उसी प्रकार यहाँ पर एक तरीके से देखें अमेरिका में पिट्सबर्ग है। तो ये हो जाएगा हमारे एक तरीके से चैप्टर बिल्कुल फिनिश। और अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा जिसका नाम है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन के बारे में जानेंगे बिल्कुल अच्छे से। हमारा जो 8th क्लास का जो 4th चैप्टर हो चुका बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट, और अब हमारा है चैप्टर नंबर 5 जो देखिए तो 8th क्लास का ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। तो अगर देखें उम्मीद है आई होप सभी के अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलो देखते हैं। तो मानव संसाधन में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे जनसंख्या का वितरण, देखेंगे जनसंख्या घनत्व, देखेंगे जनसंख्या परिवर्तन, देखेंगे और जनसंख्या संगठन। ये सभी के सभी के बारे में हम आज जानने वाले। तो सबसे पहले जनसंख्या वितरण ही देख लेते हैं, तो अच्छे से जानेंगे जनसंख्या वितरण को।
देखो भूपृष्ठ मतलब अगर पृथ्वी पर देखें पर क्या है, जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या का वितरण कहा जाता है। अगर देखें तो जो लोग हैं एक समान कहीं वितरित नहीं है। अगर हम देखें तो कहीं पर जल है, कहीं पर देखें तो जंगल है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर रेगिस्तान है। तो सभी जगह रहना पॉसिबल नहीं है। तो जो जनसंख्या है वो असमान रूप से वितरित है। देखेंगे आगे कि देखिए विश्व की जनसंख्या जो है 90% जो जनसंख्या 100 मानकर चलो, 100 ही है वैसे। अगर देखिए परसेंटेज में देखिए जो 100% जनसंख्या है पूरे हमारे विश्व की, उसमें अगर देखिए जो 90% जनसंख्या है वो कहाँ है, क्या है, भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करती है। जैसे मैंने आपको बताया क्यों निवास करती है, क्योंकि क्या है, कहीं पर ज़्यादा एक तरीके से झीलें हैं, कहीं पर वन है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, या कहीं पर देखें तो रेगिस्तान है। तो इस प्रकार देखें तो मात्र जो जनसंख्या है हमारी, मात्र जो 100% जो भूस्थल है, जो भूपृष्ठ है, समुद्र को छोड़ें तो सागर और महासागर को छोड़कर जो हमारे पास 30% शेष बचती है ज़मीन, उस 30 को भी 100 मानकर देखें तो उस 30 का भी लगभग 30% ही, उस 30 का भी 30% ही क्या है, इतने पर क्या है लोग रहते हैं। अगर देखें तो समझाने की कोशिश करें दोबारा। मान लो एक तरीके से क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, इस पर क्या है, ये मानो 30% है हमारा, 30%। तो ये 30% है, इतने पर क्या है, अगर देखें यहाँ पर समुद्र है, पानी, तो ये 30% हो गया। तो 30% के भी देखें तो अगर इतने से, अब इसे इरेज कर दें तो हमने देखा था लगभग ये पार्ट 30%। तो इसका भी देखें, इसे 100% मारकर चलें तो ये इस अपने आप में तो 100 है। अगर देखें इसके भी लगभग 30%, मतलब अलग अलग ऐसे करके, बिल्कुल एक साथ नहीं, जनसंख्या अलग अलग एक तरीके से वितरित है, परंतु इसके भी देखें तो 30% भाग पर ही क्या है लोग निवास करते हैं। जो 90% में से क्या है 30% लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, देखो तो विश्व की कुल जनसंख्या की क्या है, लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों में, एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। अगर देखें लगभग तो विश्व की जो ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ कहाँ रहती है, 2 महाद्वीपों में। देखिए कौन कौन से, एशिया और अफ्रीका में रहती है। अगर देखें विश्व के जो 60% जो लोग हैं वो क्या है 10 देशों में रहते हैं। 60% जनसंख्या ओनली मात्र 10 देशों में, जैसे भारत है और चीन है, ये बड़े बड़े एक तरीके से जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। तो ऐसे करके क्या है 10 देश हैं जिनमें क्या है विश्व की 60% जनसंख्या रहती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या घनत्व देखेंगे। तो देखें, देखो पृथ्वी पृष्ठ के क्या है, एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या क्या है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ऐसे देखो तो देखिए जनसंख्या घनत्व है क्या, अगर देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो जनसंख्या है एक समान वितरित नहीं है। अगर देखें तो इसका जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं, तो देखें जो 1 किलोमीटर का हम एरिया लेते हैं, जैसे आप मानो 1 किलोमीटर इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, तो इस प्रकार देखें तो इस 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं, तो ये होता हमारा जनसंख्या का घनत्व। देखें अगर आप वैसे सोच रहे हो कि भाई जनसंख्या घनत्व जैसे कहीं पर तो ज़्यादा लोग रहते हैं, अगर जैसे देखें जो फरीदाबाद वाला इलाका है या और भी इलाके देखें तो उसमें क्या है 1 किलोमीटर में आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे। परंतु क्या है ऐसे भी क्षेत्र हैं कि जहाँ पर जैसे रेगिस्तान में जो जैसे अगर देखें तो जैसलमेर है, या देखें बिल्कुल जहाँ विरल है, या देखें तो जम्मू कश्मीर साइड देखें तो वहाँ पर क्या है जनसंख्या बहुत कम है। परंतु यहाँ एवरेज निकाली जाती है कि पूरे देश का देखें तो क्षेत्रफल देखो और उसकी जनसंख्या देखो, तब इस प्रकार से क्या है जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। अगर देखें भारत का ही देख लेते सबसे पहले, तो भारत का देखेंगे, भारत का जो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में क्या है, जैसे 1 वर्ग किलोमीटर है तो इसमें कितने लोग रह रहे हैं, तो भारत में देखें तो 382 लोग रह रहे हैं। अगर पूरे विश्व का देखें तो फिर मतलब पूरे विश्व को जो स्थल है उस पर अगर देखें तो इसमें ओनली 51 लोग, पूरे विश्व को देखेंगे तो 51 लोग ही रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में। ये एवरेज है। इस प्रकार एक तरीके से क्या है जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। सबसे पहले विश्व की जनसंख्या को देखेंगे,
उसके बाद में क्या है कि हमारे पास एरिया कितना है। तो इस प्रकार क्या है जनसंख्या घनत्व निकल कर हमारे सामने आ जाएगा। देखें, देखो ये सामान्यतः ये क्या है, यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया है कि क्या है, ये प्रति एक तरीके से 1 किलोमीटर में व्यक्त की जाती है। संपूर्ण विश्व का क्या है जनसंख्या घनत्व देखेंगे कितना है, 51% है। 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 51 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। अगर भारत का ही देखें तो 382 लोग हैं 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। 1 किलोमीटर मतलब देखें तो वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या क्या है, तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है दक्षिण मध्य एशिया में है। अगर देखें सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, तो दक्षिण मध्य एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। उसके बाद में देखेंगे फिर है पूर्वी एशिया में, उसके बाद है। अब देखेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब किन किन कारणों से क्या है जनसंख्या एक तरीके से एक समान रूप से वितरित नहीं है। कहीं पर ज़्यादा लोग हैं तो कहीं पर कम लोग हैं। इसका कारण क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले देखें तो स्थलाकृति है। स्थलाकृति मतलब जमीन जो है कि वो रहने लायक है या नहीं है। कहीं पर जैसे मैंने अभी आपको बताया, कहीं पर तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, कहीं पर बहुत गर्म है, रेत ही रेत है, तो कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पर जंगल ही जंगल है। तो क्या ऐसे स्थान पर रहा जा सकता है? बहुत, अगर रहेंगे तो बहुत ही कम लोग मिलेंगे आपको। तो अगर देखें जहाँ उन्हें ये सुविधाएं मिले, जहाँ जल भी मिले, अच्छी स्थलाकृति मिले, खनिज भी मिले, जलवायु अच्छी मिले और मृदा भी अच्छी मिले, तो ऐसे करके क्या लोग वहीं रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ ज़्यादातर ये सारी ज़्यादातर चीज़ें जो उन्हें मिले। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो मान लो कि वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है। इसलिए क्या है पूरे विश्व में देखें तो जनसंख्या है समान रूप से वितरित नहीं है। देखिए तो समान रूप से बटी हुई नहीं है। आपने देखा होगा कहीं पर तो ज़्यादा लोग हैं और कहीं पर क्या है बहुत ही कम लोग रहते हैं। तो देखिए उसके बाद में जलवायु, जैसे मैंने आपको, कहीं तो बहुत ज़्यादा सर्दी है और कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ऐसे स्थानों पर भी क्या है लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। मृदा, अगर देखें जहाँ मृदा उपजाऊ है ही नहीं तो खाने के लिए क्या मिलेगा उन्हें। इस प्रकार क्या है जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होगी वहीं पर ज़्यादा जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। अभी आगे जानेंगे इन चीज़ों को भी। उसके बाद में जल, अगर मीठा पानी मिले, देखें तो एलवण जल मिले जहाँ पर, वहीं पर ज़्यादा लोग रहते होंगे, आपने देखा भी होगा। तो ये भी एक तरीके से कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित करता है। देखेंगे खनिज भी है, जहाँ पर आपको ज़्यादा मात्रा में खनिज मिलेंगे, खनिज होंगे तो सीधी बात है भाई कि वहाँ पर क्या है उद्योग स्थापित होंगे। उद्योग स्थापित होंगे तो लोग को क्या है काम धंधा मिलेगा, जिसके कारण क्या है वो वहाँ पर रहना पसंद करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण, मतलब ये भी कारक है जनसंख्या को प्रभावित करने में। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण देखें, सबसे पहले जानेंगे आर्थिक कारण कौन कौन से। तो औद्योगिक क्षेत्र, जैसा अभी हमने जाना था खनिज में, कि जहाँ पर कंपनियां फैक्ट्री ज़्यादा होंगी वहीं पर एक तरीके से क्या है लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मुंबई अगर देखें तो पहले से एक तरीके से क्या है औद्योगिक क्षेत्र है। और जापान में कौन सा है, ओसाका, ये क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या रहती है। किसके कारण, औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए तो सांस्कृतिक कारक कौन कौन से हैं। सांस्कृतिक देखें तो जहाँ पर जो धार्मिक क्षेत्र ज़्यादा है, जैसे देखें यहाँ पर धर्म और क्या है सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान, जो सांस्कृतिक महत्ता रखते हैं इस प्रकार के स्थान, जैसे देखें तो वाराणसी है और यरूशलेम है, वेटिकन सिटी है, ये इसी प्रकार के क्षेत्र हैं। अगर और भी 2-4 नाम लें तो काशी है, जैसे मथुरा है, जैसे इस प्रकार एक देखें तो सांस्कृतिक कारक ये है जो एक तरीके से क्या जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, जहाँ पर क्या है ज़्यादा लोग बसने को तैयार रहते हैं। ये भी एक तरीके से कारक है सांस्कृतिक कारक। अब हो जाएगा सामाजिक कारक। सामाजिक में अगर देखें तो लोगों को अच्छा आवास मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इस प्रकार क्या है इस प्रकार के क्षेत्रों में लोग क्या है ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। तो ये भी क्या है जनसंख्या वितरण का कारण है कि लोग क्या है ऐसे स्थानों पर ज़्यादा रह रहे हैं जहाँ पर ये सारी की सारी सुविधाएं उन्हें मिले। बाकी ऐसे स्थान जहाँ पर एक तरह की सुविधा है ही नहीं, वहाँ पर लोग बाग कम रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल के लिए, यह है अपना पुणे, इसी प्रकार का स्थान है जहाँ पर अच्छा आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों को प्राप्त होती हैं।
नेक्स्ट देखेंगे भैया जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है, ये जानेंगे अच्छे से बिल्कुल। जनसंख्या परिवर्तन क्या है, अगर देखें एक क्या है निश्चित अवधि, मतलब एक निश्चित समय के दौरान लोगों के क्या है संख्या में परिवर्तन, लोगों की संख्या में एक तरीके से अचानक से परिवर्तन आ जाता है कि किस प्रकार से, या तो जन्म दर अधिक होगी या मृत्यु दर अधिक होगी, परिवर्तन हो रहा है, या तो जनसंख्या घट रही है या बढ़ रही है। देखें, या हो सकता है कि लोग वाग उस स्थान को छोड़कर जा रहे हैं, या हो सकता है सुविधाओं के कारण लोग वाग क्या है उस स्थान पर आ रहे हैं, तो जनसंख्या का तो परिवर्तन होगी। तो ये अगर देखें तो यही एक तरीके से कारण है जनसंख्या का परिवर्तन, इसे कहते हैं जनसंख्या में परिवर्तन होना, मतलब किसी भी कारणों से जनसंख्या का घटना या जनसंख्या का बढ़ना, उसे कहते हैं जनसंख्या परिवर्तन। देखें तो जन्म दर क्या होती है, अगर जन्म दर को किस एक तरीके से देखते हैं, नापते हैं, तो जैसे हम जैसे प्रति हजार पर एक, मतलब देखें प्रति हजार व्यक्ति पर क्या है जीवन पर क्या है जीवित जन्मों की क्या है संख्या को हम नापते हैं। अगर समझाने की कोशिश करें तो देखो कि 1000 बच्चे एवरेज निकालो, 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से निकाला जाता है कि कितने बच्चे जीवित रहे हैं। अब देखेंगे आप सोचोगे कि कितने मतलब दिनों तक, 10 दिन, पैदा होने के 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, तो इसे देखते हैं हम एक साल के अंतर्गत, तो उसे एक तरीके से होता है जन्म दर। अगर जन्म लेने से और एक साल के भीतर भीतर कोई बच्चे मरते हैं तो आ जाएगा हमारा वो जन्म दर में आ जाएगा, ठीक, या जन्म मृत्यु दर में होता है वो। अगर जीवित है वो बच्चा तो जन्म दर में आएगा, मर जाता तो सीधी बात है वो मृत्यु दर में आता है। तो इस प्रकार क्या है मृत्यु दर भी है कि प्रति 1000 व्यक्ति पर क्या है मृतकों की संख्या, ये हो जाएगा वो। देखिए प्रवास किसे कहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जैसा भी मैंने आपको बताया कि जनसंख्या परिवर्तन है जो किस प्रकार हो रहा है, तो आवास या एक तरीके से आवास है या प्रवास कि क्या है आने, प्रवास मतलब एक तरीके से कहीं आना या जाना, वही तो है। तो देखिए तो प्रवास क्या है कि जनसंख्या कहीं पर आ रही है जा रही है, तो उसे एक तरीके से प्रवास कहते हैं। ये भी अगर देखें तो 2 प्रकार के होते हैं, आप्रवास और उत्प्रवास, देखेंगे अभी। तो ये क्या है 2 प्रकार के हैं, आप्रवास और उत्प्रवास। सबसे पहले उत्प्रवास देखें तो उत्प्रवास क्या, ये लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, ये वे लोग हैं जो किसी देश को या किसी स्थान को छोड़कर जाते हैं, उन्हें कहते हैं उत्प्रवास। और आप्रवास, आ का मतलब आना, तो देखिए तो वे लोग जो क्या है देश में आते हैं उसे कहते हैं आप्रवास। कुछ थोड़ी चीज़ों को और जाने देखेंगे। जनसंख्या संगठन, जनसंख्या संगठन मतलब जनसंख्या की संरचना को दर्शाना, ये होता है एक तरीके से जनसंख्या संगठन। इसमें हम पिरामिडों को देखेंगे, थोड़ी देर में अभी जानेंगे पिरामिडों के बारे में, उसी से अच्छे से जानेंगे कि जनसंख्या जो किस प्रकार से एक तरीके से संगठित है। तो देखें तो जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में क्या है सहायता करता है। देखें दोबारा से, अब देखो तो क्या है जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कितने लोग, मतलब कितने पुरुष या स्त्री, मतलब कितने स्त्री हैं कितने पुरुष हैं, कितने मतलब कितने आयु के हैं, वो एक तरीके से देखें कितनी आयु के हैं, कितने शिक्षित हैं, किस प्रकार के एक तरीके से व्यवसाय करते हैं, और देखें तो आय का स्तर क्या है उनका, और एक तरीके से स्वास्थ्य की दशाएं भी देखनी होती है, मतलब कितने लोग स्वस्थ हैं कितने अस्वस्थ हैं। तो ये सभी के सभी एक तरीके से क्या है जनसंख्या संगठन में आते हैं। इन्हें हम एक तरीके से देखें तो पिरामिड से जानते हैं अच्छे प्रकार से। एक देश के क्या है जनसंख्या संगठन का क्या है अध्ययन करने के क्या है रुचिकर विधि क्या है जनसंख्या पिरामिड है। अगर देखें तो एक किसी देश के बारे में ये चीज़ें जाननी है तो इसके लिए क्या है पिरामिड बहुत अच्छे एक तरीके से देखेंगे, तो एक विधि है। तो देखें जिसे क्या है हम आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं, इस जनसंख्या पिरामिड है जिसे क्या है हम आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट इन पिरामिडों के बारे में जानेंगे। अब देखते एक तरीके से पिरामिड, तो यहाँ पर अगर देखें अब देखो इस पिरामिड को देखो और जानने की कोशिश करो कि इसमें है क्या। चलो मैं जूम कर देता हूं और आपको दिखाते हैं। तो इसे देखो इसमें क्या है जनसंख्या है, देखिए तो 500 ईस्वी पूर्व, अगर यहाँ से जाने तो ये वाला देखो 500 ईस्वी पूर्व, तो उस समय पर क्या है 100 मिलियन, जो पूरे विश्व की देखें जनसंख्या 100 मिलियन थी,
अगर देखें 0 का मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, जिस दिन से एक तरीके से जो डेट्स बनी है वो जान लेते हैं, तो क्या है वो 170 मिलियन हो चुकी है। 1000 ईस्वी, क्योंकि 500 ही ईस्वी पूर्व है, ईसा मसीह के बाद में क्या है ईस्वी आ जाएंगी, तो अब है 1000 ईस्वी में क्या है 265 मिलियन है जनसंख्या पूरे विश्व की। 1500 में हो जाएगी 425, और 1800 में देखेंगे तो 900 मिलियन है। और देखेंगे इसी प्रकार 1950 का देख ले पहले, 1950 में हो जाएगी 2500 मिलियन। और देखें उससे पहले 1900 में क्या क्या थी 1625 मिलियन। देखेंगे अभी और देखें 1999 देखें तो 1999 थी 6000 मिलियन, 6000 मिलियन थी। और देखें तो 2025 का आंकड़ा लिया है उसमें कितनी हो जाएगी 2025 तक, तो यह 8525 मिलियन हो जाएगी। देखें तो 8525 मिलियन की बात करते हैं, कब तक 2025 तक। एक तरीके से हमने देखा जनसंख्या के बारे में। अब देखते हैं एक तरीके से पिरामिडों के बारे में। ये देखिए एक तरीके से जनसंख्या पिरामिड है। अगर देखें तो बिल्कुल इसे अच्छी प्रकार से देखेंगे। ये देखेंगे इधर एक तरीके से स्त्रियां हैं, इधर है पुरुष। आप एक बार देखें, इधर स्त्रियां हैं, इधर पुरुष हैं। अगर देखें तो 0 से 4 साल के एक तरीके से देखें तो बच्चे कितने हैं, ये पिरामिड सबसे चौड़ा है। तो एक तरीके से क्या है जन्म दर क्या है अच्छी है और मृत्यु दर कम है, इसका मतलब ये है। देखें तो 5 से 9 साल अगर देखें तो कितने हैं, ये सेकेंड जो हमारा स्टेज है। इसी प्रकार का एक तरीके से पूरा हम देखेंगे देखें तो 70 से 74 तक देखेंगे तो ये हो जाएगा। मतलब अब क्या है लोग बाग इतने जीवित नहीं रह रहे। लगभग देखें तो 60 से 64 या 55 से 60 तक देखेंगे तो इतने में लोग हैं। एक तरीके से ये पिरामिड है उसका, वो लोग कम है। अगर देखें जन्म दर ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं, और जो हमारे बूढ़े हैं वो एक तरीके से देखेंगे वो कम है। तो इस प्रकार देखें नेक्स्ट हमारा पिरामिड रहेगा एक तरीके से जनसंख्या पिरामिड है। इस प्रकार से देखते हैं, ये हमारा आ जाएगा वर्ष है, आयु वर्ष ये हो जाएगा। इधर देखेंगे कितने लोग हैं, तो देखेंगे तो बच्चे ज़्यादा हैं और एक तरीके से क्या है जो बूढ़े हैं वो कम है, बुजुर्ग कम है। नेक्स्ट देखेंगे, ये है हमारे एक तरीके से भारत का पिरामिड। भारत का देखें तो 0 से 4 के लगभग देखें तो पिरामिड ठीक ही चल रहा है। अगर देखेंगे जो हमारे जो बूढ़े हैं वो एक तरीके से वो कम है। नेक्स्ट देखेंगे, ये आपने देख लिया होगा किस प्रकार एक तरीके से क्या है भारत का ये पिरामिड है। नेक्स्ट देखेंगे तो हमारा है जापान का पिरामिड। इसे देखें तो जापान में अगर देखें थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है थोड़े बच्चों की जो संख्या कम है और जो वो है युवा वर्ग है उसकी संख्या ज़्यादा है। और 85 साल देखें या 70 से 74 वर्ष के बाद में ऐसे पुरुषों की कम संख्या एक तरीके से देखें तो कम है। तो एक तरीके से हो जाएगा हमारा जापान का पिरामिड। इसी प्रकार देखेंगे केन्या का पिरामिड दे रखा है, उसमें अगर देखें तो इसी प्रकार से है कि यहाँ पर देखें तो बच्चे सब ज़्यादा और एक तरीके से देखें तो बुजुर्ग हैं वो बहुत ही कम है। ये एक तरीके से पिरामिड देखें ऊपर बिल्कुल है ही नहीं। इस प्रकार एक तरीके से केन्या का पिरामिड हो जाएगा। एक तरीके से हमने सारे के सारे पिरामिड देखे हैं। और इसी प्रकार अगर देखें तो हमारा जो चैप्टर नंबर आज 8 है, सॉरी जो 5 है वो भी कंप्लीट हो चुका। अगर देखें तो जो क्लास 8 है हमारी ज्योग्राफी पूरी कर चुके हैं। कल से हम जानेंगे बिल्कुल अच्छे से सिविक्स को।